नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करते हुए सभी भैया बहनजियों के माता पिता के चरणों में नमन करते हुए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान का, वह रहेगा बालक की अवस्थाओं के वर्गीकरण। तो बच्चों की जो अवस्थाएं होती है उनके वर्गीकरण के बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो ये जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की जननी सम्माननीय डॉक्टर वंदना जादौन के द्वारा लिखित इन नोट्सों के माध्यम से आप लोग पढ़ने वाले हैं। और आज का टॉपिक है हमारा बालक की विभिन्न अवस्थाओं का वर्गीकरण। किस अवस्था का कितना कार्यकाल होता है, कौन कौन से कार्य होते हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषता होती है और किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कौन सा कोटेशन दिया गया, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम बालक की अवस्था। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बालक की अवस्था होती है गर्भ के धारण के समय से ही प्रारंभ हो जाती है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन स्थापित होता है तो बच्चे के जो माँ का गर्भ होता है उस गर्भ के अंतर्गत पिता के द्वारा बीज का रोपण किया जाता है। और जो बीज का रोपण किया जाता है तो उसे हम बीज अवस्था कहते हैं। और इसका जो समय होता है दोस्तों, वो आप लोग याद रखेंगे। इसका समय होता है 0 से लेकर के 2 सप्ताह के बीच में बीज का रोपण हो जाता है, एक युग्मनज का निर्माण बनना शुरू हो जाता है, जिसे हम बीज अवस्था कहते हैं। उसके बाद में 2 सप्ताह से लेकर के 2 महीने के समय के बीच में एक भ्रूण की अवस्था होती है, जिसमें युग्मनज का निर्माण करने के साथ साथ युग्मनज का विस्तार होता है, विकास होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो उसे हम भ्रूण अवस्था कहते हैं। और 2 महीने के पश्चात जब बच्चे का जन्म होता है, यानी कि 9 महीने से लेकर के 10 दिन के बीच में, 9-10 महीने के बीच में जो बच्चे का जन्म होता है 2 महीने से लेकर के, उसे हम गर्भकाल कहते हैं। यानी कि बच्चा गर्भ के अंतर्गत ही रहता है, माँ के गर्भ में रहता है और प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चा अपना भरण पोषण करता है। एक प्लेसेंटा, जिसको हम हिंदी में नाड़ बोलते हैं देसी भाषा में, उसके माध्यम से पोषण ग्रहण करता है माँ के पेट से। क्लियर। तो आपसे पूछ लिया जाता है काफ़ी बार कि जो बच्चे का जन्म का समय होता है मैक्सिमम से लेकर के मिनिमम या मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक बच्चे का जन्म कब से कब तक हो सकता है। तो याद रखिएगा आप लोग, कम से कम बच्चे को जन्म लेने के लिए 180 दिन, जन्म लेने के लिए कम से कम 180 दिन होना है। यानी कि 6 महीने से पहले बच्चे का जन्म नहीं हो सकता। और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें आप लोग, 9 महीने और 10 दिन के बीच में, यानी 280 दिन से लेकर के 290 दिन के बीच में बच्चे का जन्म पूर्ण तरीके से हो सकता है। यदि 180 दिन से पहले बच्चे ने जन्म लिया तो वो मृत बच्चा पैदा होता है। और इससे अधिक दिनों में यदि कोई बच्चा जन्म लेगा तो उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 9 महीने से लेकर के 10 दिन के बीच में यदि कोई बच्चा जन्म लेता है, 280 से लेकर 290 दिन के पूर्ण करने के पश्चात बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है, तो वह एक स्वस्थप्रद बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ से। बात करने वाले थे हम उन विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। तो सबसे पहले गर्भावस्था के बाद में आती है हमारी पहली अवस्था जन्म लेने के पश्चात में, जिसका हम वर्णन करने वाले हैं शैशव अवस्था। पहली है हमारी शैशव अवस्था, और जिसका समय होता है 6 महीने से लेकर के 6 वर्ष के बीच में, यानी 6 महीने से लेकर के 6 वर्ष के बीच में, या फिर जन्म से लेकर के 6 वर्ष के बीच में, उसे हम शैशवावस्था काल कहते हैं। दूसरा है हमारा बाल्यावस्था काल, और इस बाल्यावस्था का समय होता है 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की जो आयु होती है बच्चे की, वो बाल्यावस्था कहलाती है। और नंबर तीसरी है किशोर अवस्था,
और किशोर अवस्था होती है बच्चों 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच में। ये अवस्था होती है किशोर अवस्था, युवा अवस्था जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो 3 अवस्थाओं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चलेगा दोस्तों, एक बार सभी भैया बहन जी वीडियो को लाइक करेंगे यदि आपको अच्छा लग रहा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसे ही राजस्थान जीके और शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। और राजस्थान जीके आपको सुभाष चारण की पढ़ाई जाएगी और साइकोलॉजी वंदना जादौन की पढ़ाई जाएगी। शुरू करते हैं। शैशवावस्था के उपनामों के बारे में बात करें हम सबसे पहले तो देखिएगा शैशवावस्था के उपनाम क्या क्या है, इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है। पहला, जीवन की शुरुआती अवस्था या फिर प्रारंभिक अवस्था भी कहते हैं। अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। बच्चा एक दूसरे बच्चे को या दूसरे व्यक्ति को देख करके प्रतिक्रिया करता है, यानी अनुकरण करता है, इसलिए इसे अनुकरण की अवस्था कहते हैं। उसके बाद में खेलने की अवस्था, यानी माँ के द्वारा या परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा दिए गए खिलौनों के साथ में खेलता है या उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों को करता है और अपना मन बहलाता है, उसे हम खेलने की अवस्था कहते हैं, खिलौनों की आयु भी कहते हैं। नेक्स्ट है भावी जीवन की आधारशिला। बच्चा जन्म से लेकर के कितनी उम्र जिएगा, वो बचपन के दिन उसके अगले जीवन का पूर्ण तरीके से पता लगा लेते हैं कि बच्चा किस तरीके का होगा, अपराधी होगा या फिर एक स्वाभाविक तरीके से उत्तम उत्कृष्ट होगा। इस तरीके की जो बातें हैं वो सभी शैशवावस्था के अंतर्गत निर्धारित की जा सकती है। बच्चे को जिस वातावरण के अंतर्गत रखते हैं उस पर प्रभाव वैसा ही पड़ने लगता है। आगे हम बात करने वाले हैं शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में, उनके पड़ने वाले प्रभावों के कारण। उसके बाद में है अतार्किक चिंतन की अवस्था। बच्चा इस अवस्था के अंतर्गत तर्क और वितर्क करना नहीं जानता, क्योंकि बच्चे में विचरण की शक्ति नहीं होती है, चिंतन की शक्ति नहीं होती है। और आगे पढ़ेंगे अब हम शेष अवस्था की विशेषताओं के बारे में। शेष अवस्था की विशेषताओं के बारे में, जिसमें पहली है कल्पना जगत में विचरण। बच्चे के मन के अंतर्गत बहुत सारे ख्याल आते हैं, वो कुछ कल्पनाएं अपने दिमाग में सोचने लगता है। जैसे बच्चे ने एक जहाज को देखा, जैसे ही जहाज को देखा तो उसके मन में पायलट बनने की इच्छा जागृत होती है। तो ये काल्पनिक विचार होते हैं, कल्पना जगत में जीने लगता है बच्चा शेष अवस्था के अंतर्गत। अगला है नैतिकता का अभाव। बच्चे में अच्छे बुरे की समझ का विकास नहीं होता है, अच्छे बुरे की समझ का अभाव होता है, इसलिए बच्चे में कुल मिलाकर कहे यानी नैतिकता का अभाव होता है। क्लियर। उसके बाद में है दूसरों पर निर्भरता। बालक इस अवस्था के अंतर्गत अपने परिवार के सदस्यों पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति। इस अवस्था में बच्चे जब बड़े बालक होते हैं वो बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और हर वस्तु को जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। उत्सुकता रहती है, प्रत्येक वस्तु को जानने के लिए जिज्ञासा रहती है, उनके अंदर क्यूरियसिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला है स्वार्थी वैश्व केंद्र की भावना। बालक इस स्थिति के अंतर्गत अपना हित चाहता है और दूसरों के से कोई मतलब नहीं रखता, यानी सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ समझता, हर बात को सिद्ध करने में दूसरों से कोई मतलब नहीं रखता। जैसे बच्चे को हम कोई चीज़ को दे देते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ा देते हैं, तो उस चीज़ पर या वस्तु पर वह अपना पूर्ण अधिकार या आधिपत्य जमा लेता है, किसी को उसमें से नहीं देता। इस तरीके की बच्चे के अंतर्गत भावना का विकास होने लगता है। नेक्स्ट है सामाजिकता का अभाव। बच्चा छोटा है, वह सामाजिक नियमों के बारे में क्या जानेगा, रिश्तों को क्या पहचानेगा, ये जैसी बातें होती हैं सब उसके अंतर्गत अभावग्रस्त होती है। बच्चा रिश्तों को नहीं पहचानता, सामाजिकता का अभाव होता है। उसके बाद में है संवेदनाओं से सीखना। बच्चा जो होता है संवेगों के माध्यम से सीखता है। जैसे किसी गर्म वस्तु को हाथ लगाने से बच्चा पहचान लेता है कि ये वस्तु कष्टदायी है,
उसके लगने से उसको गर्म लगती है तो उसकी जलन पैदा होती है, उससे समझ जाता है कि वस्तु उसे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। तो संवेगों के माध्यम से भी बच्चा सीख लेता है। अब इस सहसावस्था के माध्यम से बहुत सारे दिए थे, उन कोटेशनों की बात करते हैं हम यहाँ पर। देखिएगा, क्रो एंड क्रो के अनुसार उन्होंने बताया था कि जो 20वीं शताब्दी होती है, बालक की शताब्दी होती है, जिसमें बच्चा रोने और चिल्लाने लगता है, रोने और चिल्लाने लगता है, पशु पक्षियों की भांति कलरव करने लगता है। उसके बाद वैलेंटाइन सर ने भी बताया था कि शैशवावस्था है वो सीखने का आदर्श काल है, आदर्श काल है। अब इसको याद कैसे रखना है, जरा ट्रिक देखिएगा आप लोग। इस ट्रिक को मैं आपको बता देता हूँ कि भाई वैलेंटाइन डे जो होता है एक आदर्श दिन होता है, वैलेंटाइन डे आदर्श दिन होता है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, वैलेंटाइन डे आदर्श डे होता है, आइडल डे होता है। तो उसी तरीके से शैशवावस्था सीखने का एक आदर्श काल होती है, ये वैलेंटाइन सर ने बताया था। उसके बाद में सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था, देखिएगा कि शैशवावस्था के अंतर्गत जो काम स्तनपान की प्रवृत्ति होती है वो बहुत अधिक पाई जाती है। उन्होंने बताया कि शैशवावस्था के अंतर्गत बच्चे जो होते हैं अपनी माँ के स्तनों के माध्यम से दूध पीते हैं और यह प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद थॉर्नडाइक ने बताया था कि शैशवावस्था में जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है उसमें बालक अर्ध स्वप्न में रहता है, आधा दिन को सो लेता है और आधा रात को सो लेता है, पूर्ण तरीके से नींद नहीं ले पाता है, जी मर्जी आए तब जाग जाता है रात को, ठीक है, यानी अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। ये थॉर्नडाइक साहब ने बताया था। आगे बात करते हैं हम, अपनी अगली अवस्था है बाल्यावस्था। अगली अवस्था है बाल्यावस्था और यह अवस्था होती है 5-6 वर्ष से लेकर के 12-13 वर्ष की उम्र तक, उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। और बाल्यावस्था का वर्गीकरण यहाँ पर 2 जगह किया गया था। पहली है उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की बात करें यहाँ पर तो 3 से 6 वर्ष होती है, और उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में होती है। और पूर्व बाल्यावस्था को याद रखें आप लोग, ये नाम दिया गया था खिलौनों की आयु कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था जो 3 से 6 वर्ष की होती है यह शैशवावस्था के अंतर्गत ही आती है और इसे हम खिलौनों की आयु के नाम से जानते हैं। और उत्तर जो बाल्यावस्था है उसको हरलॉक के अनुसार 7 से 12 वर्ष माना गया। ये हरलॉक साहब ने बताया था कि उत्तर जो बाल्यावस्था है वो 7 से 12 वर्ष के बीच में होती है। अब हम बाल्यावस्था के उपनामों की बात करते हैं। देखिएगा, इसको अन्य किस किस नामों से जाना जाता है। नंबर 1, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो होता है विद्यालय जाने लग जाता है। जीवन का निर्माण काल, बच्चा अपना जीवन का भविष्य बनाने में लग जाता है, यानी विद्यालय जा कर के कुछ संस्कार ग्रहण करने लग जाता है, शिक्षा ग्रहण करने लग जाता है। उसके बाद जीवन का अनोखा काल, खेलने की आयु, गेमेज, समूह बनाने की आयु, अपने दोस्तों के साथ में छोटी छोटी मित्र मंडलियां बना लेता है तो समूह बना लेता है, इसको गैंग एज के नाम से जानते हैं। छद्म या मिथ्या का काल, बच्चा इस अवस्था के अंतर्गत झूठ बोलना भी सीख लेता है। अगला है वैचारिक क्रिया की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था और शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल भी इस बाल्यावस्था को कहते हैं। उसके बाद में इसके बारे में कुछ कोटेशन दिए से मनोवैज्ञानिकों ने, देखिएगा सिगमंड फ्राइड ने बाल्यावस्था के बारे में बताया था कि जो बाल्यावस्था है उसको जीवन का निर्माणकारी काल कहा जाता है, निर्माणकारी काल कहा जाता है। क्लियर, ये बताया था। उसके बाद कॉल एंड ब्रुश ने भी परिभाषा दी थी यहाँ पर कि जो बाल्यावस्था है जीवन का अनोखा काल है। इसको याद कैसे रखेंगे आप लोग ट्रिक से, तो भैया देखिए बच्चों के अंतर्गत एक अनोखी कृति पाई गई है कि बच्चे कोलगेट मंजन को ब्रश के माध्यम से रगड़ने लगते हैं। ये एक अनोखी बात होती है, कोल ब्रश
यानी कि कोल ब्रुश, कोलगेट, ब्रुश का एक संबंध होता है जो एक अनोखी बात होती है। इस तरीके से इनकी परिभाषा क्या हो जाती है कोल ब्रुश की, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। क्लियर। उसके बाद में तीसरी अवस्था है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था जिसको हम टीनेज भी कहते हैं, और यह अवस्था 12 से 18 वर्ष के बीच में होती है। और इस अवस्था के आप लोग अब देखिएगा, इस अवस्था के उपनाम कौन कौन से हैं याद रखें ज़रा। पहली अवस्था परिपक्वता की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल, उलझन की अवस्था, आंधी या तूफान की अवस्था, याद रखें आप लोग। उसके बाद दुखों की अवस्था, जीवन का स्वर्णिम काल, बसंत ऋतु की अवस्था, पतझड़ की अवस्था, समस्याओं की आयु, और नेक्स्ट है तार्किक चिंतन की अवस्था, परिवर्तन की अवस्था, और अंत में है सबसे अंत में संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। ये 12 नाम आप लोगों को याद रखने हैं, किशोर अवस्था के उपनाम हैं। नेक्स्ट है इसके कोटेशन किस मनोवैज्ञानिक ने दिए थे, सबकी बात करने वाले हैं। नंबर 1 किलपैट्रिक साहब ने क्या कहा कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी, किलपैट्रिक साहब ने। ठीक है भाई, किसी को मारना बहुत कठिन होता है। किल यानी मारना बहुत कठिन होता है, मारना जीवन का कठिन काम है, यानी कि किल मारना कठिन है। यानी कि किलपैट्रिक ने क्या दी थी, जीवन का सबसे कठिनतम काल किशोर अवस्था को बताया। कठिन काल यानी कठिन काम, किल यानी मारना, किलपैट्रिक ने परिभाषा दी थी। ये ट्रिक याद रखें आप लोग। उसके बाद स्टैनले हॉल साहब ने बताया किशोर अवस्था है वो आंधी और तूफान की अवस्था है। ये परिभाषा किसने दी थी कि किशोर अवस्था आंधी तूफान की अवस्था है, ये स्टैनले हॉल साहब ने दी थी। नेक्स्ट उसके बाद में रॉस ने क्या कहा था, देखिए किशोर अवस्था है वो शेष अवस्था की पुनरावृत्ति होती है। जिस भाई किशोर अवस्था में तो क्या होगा, काम की भावना होगी, और शेष अवस्था में काम की भावना नहीं हो, कमी होती है, काम ही होती है यहाँ पर। तो उस तरीके से आप लोग याद रखें कि किशोर अवस्था है वो शेष अवस्था की पुनरावृत्ति मानी जाती है। उसके बाद में अगला है बैलेंटाइन के अनुसार किशोर अवस्था है वो अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। अब इसको याद कैसे रखना है, ये ट्रिक आप लोग याद रखें कि जैसे वैलेंटाइन डे पर 500 रुपये की किताब लेकर के आए और 200 रुपये उन्होंने जेब में रख लिए, तो क्या कर दिया, अपराध कर दिया। वैलेंटाइन के अनुसार किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति की नाजुक समय माना है। यानी वैलेंटाइन डे पर 500 रुपये की किताब लेकर के आए और 200 रुपये की जेब में रख लिए, तो एक अपराध हुआ। अपराध की प्रवृत्ति का नाजुक समय वैलेंटाइन के अनुसार माना गया। ठीक है, चलिए उसके बाद कॉल सैनिक ने क्या कहा था। कॉल सैनिक ने बताया कि भाई किशोर अवस्था में किशोर प्रौढ़ों को अपनी मार्ग में बाधा समझते हैं। जो बड़े बुढ़े होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको किशोर जो होते हैं, युवा अवस्था के व्यक्ति जो होते हैं, वो अपने मार्ग में, अपने जीवन में बाधा समझते हैं। ठीक है, कॉल सैनिक ने कहा था। यानी कि इसको याद कैसे करने, आप लोग ट्रिक याद रख लें आप लोग, तो देखिएगा कि जो सैनिक होते हैं वो हमेशा बाधा पहुंचाते हैं। सैनिक बाधा पहुंचाते हैं, कॉल सैनिक के अनुसार बाधा समझा जाता है। इस तरीके से याद रखें। उसके बाद किशोर अवस्था की विशेषताओं के बारे में बात करें यहाँ पर, तो जरा देखिएगा। पहली विशेषता, इस अवस्था में बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास पूरी तरीके से हो जाता है। इस अवस्था में दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति होने लगती है, कल्पना की बहुलता होने लगती है, दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं, समाज सेवा की भावना युक्त होने लगती है, सुखद आनंद की चाह, नेतृत्व की भावना, अपराध प्रवृत्ति का विकास, विषम लिंग की भावना, काम भावना विकसित है, लड़का लड़की एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, व्यवसाय चुनाव की समस्या जागृत होना, विचारों में मतभेद होना, ईश्वर धर्म में विश्वास या अविश्वास करना। ठीक है, उसके बाद चरित्र निर्माण का कार्य करना, आत्म संप्रत्यय की भावना का विकास होना,
आदर्शवाद और यथार्थवाद का विकास होना, घनिष्ठ मित्रता का विकास होना और विद्रोह की भावना का विकास होना। एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े, प्यार प्रेम, ईर्ष्या, दोष सब इस अवस्था के अंतर्गत उत्पन्न होने लगते हैं। अब बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की देखिएगा बात करते हैं हम। 5 कारक हैं यहाँ पर। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा वृद्धि, चौथा पौष्टिक आहार और पांचवा स्वास्थ्य। पहले बात करते हैं सबसे पहले हम वंशानुक्रम की। तो जरा देखिएगा वंशानुक्रम किस तरीके से प्रभावित करता है। अनुवांशिक जो होते हैं वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना वंशानुक्रम कहलाता है। इसके द्वारा बालकों में शारीरिक और मानसिक तथा सामाजिक व अन्य सारे गुण स्थानांतरित होने लगते हैं। यानी बालक को अपने माता पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं उन्हें हम वंशानुक्रम के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। बाल विकास में वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान है। ये याद रखें आप लोग कि हम देखते हैं कि वंशानुक्रम में भिन्नता का नियम जो प्रत्यागमन का नियम भी कहलाता है। ये याद रखें आप लोग, प्रत्यागमन का नियम कहते हैं वंशानुक्रम में भिन्नता के नियम को प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। यदि माता पिता लंबे हैं तो उनकी संतान भी लंबी होगी, लेकिन प्रत्यागमन के नियम के अनुसार लंबे माता पिता की संतानें छोटी ही होती हैं। ये विपरीत हो जाता है, क्योंकि अब प्रत्यागमन की बात करें यहाँ पर, ये सिद्धांत क्या कहता है, प्रत्यागमन का अर्थ होता उल्टा। जैसे लंबे माता पिता की संतान छोटा होना ही प्रत्यागमन या प्रत्यावर्तन कहलाता है। वातावरण किस तरीके से प्रभावित करता है जरा देखिए। वातावरण भी बाल विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जैसे कि हमको पता है कि बालक का प्रभाव जंतुओं पर ज़्यादा पड़ता है। जैसे अच्छे वातावरण में रहने पर वाले बालक जो होते हैं अच्छी बात सीखते हैं, लेकिन खराब वातावरण में रहने वाले बालक खराब बातें सीखते हैं। इसी के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी, यानी बालक के रंग रूप लिंग आदि पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसा हम देखते हैं जहाँ पर गर्मी पड़ती है वहाँ के लोग काले होते हैं और जहाँ ठंडी पड़ती हैं वहाँ के लोग गोरे होते हैं। ये वातावरण का प्रभाव होता है। वातावरण के कारण ही बालक के मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति भी प्रभावित होती है। ये वातावरण का प्रभाव हो। उसके बाद स्वास्थ्य का प्रभाव देखिएगा। बालक को विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में स्वास्थ्य भी एक प्रमुख कारक है। बालक स्वस्थ होता है तो उसका विकास तीव्र गति से होगा, और यदि उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भौतिक विकास और नैतिक विकास, मौलिक विकास, हर तरीके से विकास अच्छा होता है तो कहा जा सकता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होने लगता है या होता है। ये स्वस्थ के ऊपर बात हुई। बात करेंगे आप लिंग के ऊपर। लिंग किस तरीके से प्रभावित करता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में लिंग भी है। बालक और बालिकाओं का विकास अलग अलग तरीके से होता है, अतः विकास में लिंग का भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है बुद्धि। बुद्धि बालकों को प्रभावित करने वाला एक कारक बुद्धि भी है कि बुद्धि के द्वारा ही मापन किया जा सकता है, कि बुद्धि के द्वारा ही बालक में समायोजन, निर्णय, नैतिक बातों का निर्धारण होता है और यह निर्धारण किया जाता है कि कौन बालक कितना बुद्धिमान है। जिन बालकों की बुद्धि जितनी अच्छी होती है हम यह आकलन कर सकते हैं कि वह बालक उतना ही अच्छा और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। बालक अपने परिवार और समाज को अपने से समायोजित करता है, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है और वह वहाँ से बहुत कुछ सीखता भी है। अब पौष्टिक भोजन किस तरीके से प्रभावित करता है ज़रा देखिएगा। खेल और व्यायाम, भयंकर चोट व रोगों से मुक्ति, आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, जन्म के क्रम भी अच्छे होंगे और उच्च प्रजातियाँ भी पाई जाएंगी। ये पौष्टिक भोजन के प्रमुख तत्व हैं। इनसे बेनिफिट होता है। बच्चे में अच्छा भोजन करेगा तो खेल कूद के व्यायाम भी अच्छे करेगा, भयंकर चोट लगेगी उससे मुक्त हो सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का ज़्यादा विकास होगा, आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत होगी, कमाएगा भी ज़्यादा। इस तरीके से पौष्टिक भोजन भी उसे प्रभावित करता है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंतर्गत हमने बात की थी विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो दोस्तों बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो किस प्रकार की लगी। यदि ऐसी ही नोट्स वाली वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, ठीक है। PDF यदि आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम
लिंक पर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे सब्सक्राइब कर लें, चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको PDF मिलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।